तो चलिए सीधे दलाल स्ट्रीट की हिस्ट्री के इस डीप डाइव विश्लेषण में उतरते हैं। 1992 के हर्षद मेहता क्रैश के बाद हर किसी को लगने लगा था कि चलो अब मार्केट बिल्कुल सेफ हो गया है। एक ऐसी शांति छा गई थी जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान अभी अभी गुजर चुका हो। लेकिन दरअसल सिर्फ कुछ ही सालों बाद एक और आदमी बड़ी खामोशी से पूरे मार्केट को कंट्रोल करने वाला था। इस नए तूफान ने इंडिया में एक ऐसा मैसिव बबल क्रिएट किया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। अब इस कॉन्ट्रास्ट पर जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ था पिछला मार्केट किंग हर्षद मेहता, जो बिल्कुल फ्लैशी था, लाउड था और एक मीडिया स्टार बन चुका था। उसका पूरा ध्यान बैंकिंग सिस्टम पर था। और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ था ये नया ऑपरेटर केतन पारेख। ये शख्स डेंजरसली शांत था, एकदम लो प्रोफाइल, बिल्कुल काम, और इसका फोकस सिर्फ बैंकिंग लूपहोल्स पर नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर था। और सच कहूं तो इस शांति ने एक ऐसा बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया जिसने आगे चलकर दलाल स्ट्रीट को बुरी तरह जला दिया। एक ऐसा इल्यूजन कि भाई साहब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक नया मार्केट किंग। खैर, केतन पारेख कोई आम ट्रेडर नहीं था। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली से आता था, जिस वजह से मार्केट की डीपली समझ उसके अंदर थी। 1990s के आखिर में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक उसी वक्त आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त बूम आया। इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम जैसी कंपनीज इंडिया का एक नया टेक्नोलॉजी फ्यूचर लिख रही थीं, और बिल्कुल सही वक्त पर केतन ने इस मैसिव अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि केतन ने सिर्फ सिस्टम के लूप होल्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने साइकोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो बहुत ही केयरफुली कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बिल्ड करता था। फिर मोमेंटम का यूज करके शुरुआत में बिना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचे वो नेचुरल तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता गया। क्योंकि सीधी सी बात है, जब मार्केट में कोई स्टॉक अपने आप ऊपर जाता दिखता है तो रिटेल पैसा खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला आता है। चलिए अब इस विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 की तरफ, K10 स्टॉक्स का जादू। ये वो फेमस पोर्टफोलियो था जो पूरी तरह से फ्यूचर बेचने वाली टेक, मीडिया और टेलीकॉम कंपनीज पर बेस्ड था। हम बात कर रहे हैं जी टेलीफिल्म्स, HFCL, ग्लोबल टेली सिस्टम्स, सिल्वर लाइन और पेंटा मीडिया ग्राफिक्स जैसे नामों की। उस वक्त ये सारी कंपनीज इंटरनेट रेवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम एक्सप्लोजन का बड़ा सपना बेच रही थीं। अब ये देखिए एक पंप साइकिल आखिर काम कैसे करता है। स्टेप 1, केतन अग्रेसिवली बाइंग शुरू करता है। स्टेप 2, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस अचानक ऊपर भागते हैं। स्टेप 3, मीडिया इस अचानक आई हुई ग्रोथ को कवर करती है जिससे एक मैसिव हाइप क्रिएट होती है। और फाइनली स्टेप 4, इस हाइप को देखकर आम रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में जंप कर जाते हैं। ये पैटर्न बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि कैसे कंटिन्यूअसली राइजिंग प्राइसेस मार्केट में रिटेल डिमांड को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं। इस यूफोरिया का शेयर्ड मैग्नीट्यूड आप इस 20x नंबर से समझ सकते हैं। HFCL जैसे स्टॉक्स ने इनसेन 10 गुना से लेकर 20 गुना तक की ऐसी ग्रोथ देखी जिसने सबके होश उड़ा दिए, और कुछ स्टॉक्स तो इससे भी आगे निकल गए थे। पर ऐसा क्यों हो रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त पूरे मार्केट को सच में ये लगने लगा था कि टेक्नोलॉजी ही दुनिया का अकेला फ्यूचर है। और ठीक है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर जरूर था, लेकिन वैल्यूएशंस ग्राउंड रियलिटी से बहुत आगे निकल चुकी थी। इसके बाद शुरू होता है एक्ट 3, बबल, मीडिया और मैनिपुलेशन। 1999 से लेकर 2000 के बीच तक मार्केट का यूफोरिया बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पीक पर था। टीवी चैनल्स 24 घंटे बुलिश थे और हर न्यूज़पेपर टेक स्टोरीज से भरा पड़ा था। हर तरफ बस एक ही मैसेज चल रहा था कि न्यू इकोनॉमी आ गई है। और जब मार्केट में बबल बन रहा हो तो ये मीडिया की एक्साइटमेंट और कवरेज उस आग में घी का काम करती है। और इसी दौरान एक टर्म का समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्कुलर ट्रेडिंग। ये दरअसल एक मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है जहां ऑपरेटर्स कंटिन्यूअसली एक ही स्टॉक को आपस में बाय और सेल करते रहते हैं। इससे होता यह है कि प्राइसेस रिग हो जाते हैं और एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है। जो रिटेल पैसा वहां लग रहा था उन्हें लगता था कि स्टॉक फंडामेंटली जेन्युइनली स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जो मोमेंटम स्क्रीन पर दिख रहा था वो सिर्फ ऑपरेटर्स का बनाया गया एक बड़ा मिराज था। पर ध्यान दीजिए, इस बबल का सबसे एक्सप्लोसिव एलिमेंट तो कुछ और ही था। इजी फंडिंग इक्वल्स एक्सट्रीम लेवरेज। जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली इस पूरे खेल में शामिल हो गए और बहुत आसानी से फंडिंग देने लगे तो लेवरेज तेजी से बढ़ने लगा। और हिस्ट्री गवाह है, जब इस तरह से उधार का पैसा मार्केट में ब्लाइंडली फ्लो करता है तभी एक आम सा बबल दुनिया के सबसे डेंजरस फाइनेंशियल डिजास्टर्स में तब्दील हो जाता है। एक्ट 4,
ग्लोबल टेक मेनिया इंडिया तक। दरअसल ये यूफोरिया सिर्फ इंडिया की बॉर्डर्स तक सीमित नहीं था। ठीक उसी वक्त अमेरिका में .com बबल भी अपने पूरे उरूज पर चल रहा था। नैस्डैक एक रॉकेट बन चुका था और इंडियन मार्केट्स नेचुरली इस ग्लोबल वेव पर राइड करने लगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के टेक सेक्टर में काफी इंटरेस्टेड थे और एक माहौल बन गया था कि इंडिया ही अगला सिलिकॉन वैली बनने वाला है। और इसी माहौल के बीच एक फ्रेज बार बार हर जगह रिपीट होने लगा, दिस टाइम इज डिफरेंट, यानी इस बार सब अलग है। मानिए या ना मानिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये 4 शब्द हिस्ट्री के सबसे डेंजरस शब्द हैं। जब भी मार्केट इस फ्रेज का सहारा लेने लगता है सिर्फ इसलिए ताकि उन कंपनीज की एब्सर्ड बिलियन डॉलर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई किया जा सके जो अभी प्रॉफिट्स भी नहीं बना रही हैं, तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्रैश बिल्कुल सामने खड़ा है। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक्ट 5, द अल्टीमेट मार्केट क्रैश। साल 2000 आते आते वो बड़ा सा इल्यूजन टूटना शुरू हो गया। मार्केट में एक ऐसी सडन और डेविस्टेटिंग चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया। ये टाइमलाइन उस रैपिड डोमिनो इफेक्ट को परफेक्टली दर्शाती है। साल 2000 में अमेरिका का नैस्डैक कंप्लीटली क्रैश होना शुरू हो जाता है। ग्लोबल पैनिक फैल जाता है। इसका इमीडिएट इफेक्ट इंडिया पर पड़ता है और 2001 आते आते K10 स्टॉक्स में मैसिव सेलिंग प्रेशर आता है जिससे लिक्विडिटी अचानक हवा में गायब हो जाती है। इसी पैनिक के ठीक बीच मधवापुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का क्राइसिस एक्सपोज होता है, जहां इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बैंक फंड्स का भारी मिसयूज हुआ था और अंत में सेबी ऑफिशियली केतन परेख को मार्केट से बैन कर देती है। यहाँ उस इल्यूजन और रियलिटी का एक बहुत ही हार्श और क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इल्यूजन ये था कि भाई टेक स्टॉक्स कभी नीचे गिर ही नहीं सकते, इसलिए सबने उन्हें टॉप प्राइसेस पर खरीद लिया था। पर रियलिटी क्या थी? एक ब्रूटल फ्री फॉल, और वो भी टोटली जीरो लिक्विडिटी के साथ। वहां फंसे हुए रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही कड़वा सच समझ में आया। जब मार्केट में असली पैनिक हिट करता है और लिक्विडिटी गायब होती है तो कोई भी एक सिंगल शेयर खरीदना नहीं चाहता, सब सिर्फ बेचना चाहते हैं और तब तक सबका पैसा पूरी तरह वाइप आउट हो चुका होता है। तो अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक्ट 6, आज के लिए सबक। आखिर इस फाइनेंशियल ट्रू क्राइम आर्क से क्या सीख मिलती है? चलिए इसके एक छोटा सा पोस्टमार्टम करते हैं और वो टाइमलेस साइकोलॉजिकल लेसन्स निकालते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी में सर्वाइव करने के लिए हमेशा काम आते हैं। ये 5 सबक किसी को भी हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स डेंजरस हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, ये बिल्कुल सच था, लेकिन हर एक टेक स्टॉक एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं था। दूसरा, ऑपरेटर्स हमेशा क्राउड साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं और राइजिंग प्राइसेस खुद ही उनकी मार्केटिंग बन जाते हैं। तीसरा, लेवरेज आम बबल्स को और भी एक्सट्रीम और एक्सप्लोसिव बना देता है। चौथा, रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर लेट एंट्री करते हैं और क्रैश का सबसे बड़ा हिस्सा वही झेलते हैं। और पांचवां, सबसे जरूरी, प्राइस और वैल्यू कभी एक चीज नहीं होते। अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस फंडामेंटली ठीक है। इस पूरी हिस्ट्री से सबसे ध्यान देने लायक बात ये समझ आती है कि सर्वाइवल के लिए इमोशनल डिसीजंस की नहीं बल्कि एक ठोस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अप्रोच की जरूरत होती है। केतन पारेख के इस दौर ने अच्छे से सिखाया कि मार्केट सिर्फ ड्राई नंबर्स पर नहीं बल्कि हैवी नैरेटिव्स और मैनिपुलेशन पर भी राइड करते हैं। एल्गोक्रैप जैसे मॉडर्न रूल्स बेस्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सॉल्यूशंस दरअसल यही प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। डिफाइंड रिस्क, क्लियर ऑटोमेशन और प्रॉपर डिसिप्लिन के जरिए इजीली खुद को किसी भी अगले बबल का हिस्सा बनने से बचाया जा सकता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। मार्केट्स तो कल भी मोमेंटम और नैरेटिव्स पर चलते थे और आज भी, लेकिन क्या आज के मोमेंटम ड्रिवन मार्केट्स, खास करके जो रीसेंट स्मॉल कैप पंप्स हम देखते हैं, वो सच में उस दौर से कुछ अलग हैं? या फिर क्या हिस्ट्री सिर्फ एक नए भेस में खुद को दोबारा रिपीट कर रही है? ये एक ऐसी बात है जिस पर डीपली विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा याद रखिए, मार्केट में अलर्ट रहना ही लंबे वक्त तक टिके रहने का सबसे अहम फॉर्मूला है।